नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष तामंग और आप देख रहे हैं स्कैरी बेल। हिंदी में डरावनी कहानी को सुनने के लिए स्कैरी बेल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप स्कैरी बेल के एक भी वीडियो को मिस ना करें। मेरा नाम प्रीति। मैं विराटनगर से। मैं आज जो घटने के बारे में कहने जा रही हूँ वो काफ़ी पुराना है। दरअसल ये उस समय की बात है जब सभी के पास टीवी नहीं था। तब काफ़ी गिने चुने लोगों के पास ही टीवी हुआ करता था, वो भी बड़ा वाला टीवी। उन गिने चुने लोगों में मेरे काका भी आते थे। जी हाँ, उस समय मेरे काका के पास भी एक टीवी हुआ करता था। प्राय प्राय मैं और मेरी दीदी काका के पास ही जाते थे टीवी देखने के लिए। काका का खुद का एक बेटी और एक छोटा लड़का था। छोटा लड़का जो मेरा भाई ही लगता था वो काफ़ी छोटा था, लेकिन जो बेटी थी वो मेरे से छोटी थी। हम तीनों बहनें बहुत बचपन से ही काफ़ी मिलते थे। मतलब कि हम दो दीदी और बहनें और मेरे जो काका के जो बेटी थी वो, हम तीनों काफ़ी मिलते थे। हम तीनों जब भी मैं और मेरी दीदी काका के घर में टीवी देखने जाते थे तो मेरी बहन बहुत ही खुश होती थी और हमारे साथ ही चिपक के बैठ जाती थी। वो समय वीसीआर का समय था। उस वीसीआर का जो कैसेट मिला था आज तो वो दिखाई भी नहीं देता है। वो एकदम देखने में आज पहले का जो ऑडियो का जो कैसेट होता था वैसा ही दिखता था, पर लेकिन काला और बड़ा वैसा होता था उसका आकार। तो हमारे काका के पास भी वीसीआर था, इसलिए मैं और मेरी दीदी समय समय में एक किसी चलचित्र का हम लोग वीसीआर का कैसेट लेके आते थे और हम सभी मिलके काका के घर में उस कैसेट को डाल के हम लोग देखते थे चलचित्र। एक समय का बात था कि मैं, मेरी दीदी और वो छोटी बहन, हम तीनों मिलके कोई एक नेपाली पिक्चर देख रहे थे। हमारे जो काका के घर में जो रूम था, जिस रूम में हम लोग टीवी देखते थे, उसके साइड में ही एक दरवाज़ा था जिससे बाहर की ओर देखा जाता था। और हम लोग जिस एंगल में हम लोग बैठे थे उस एंगल से देखा जाए तो उस दरवाजे से सीधे एक कटहल का पेड़ दिखाई देता था। एक समय मैं, मेरी दीदी और मेरी बहन टीवी देख रहे थे तो पता नहीं उस दिन क्यों लग रहा था कि उस कटहल के पेड़ के पास से कोई हमें झांक रहा हो। पर जैसे ही मैं उस तरफ कटहल के पेड़ की तरफ जैसे ही मैं घूम जाती तो वहाँ पे कोई नहीं रहता। फिर मैं टीवी की तरफ देखती और जैसे ही मैं टीवी की तरफ देखती फिर से लगता कि कोई वहाँ से झांक रहा है। तभी मैंने अचानक से जल्दी से मुड़कर मैंने कटहल के पेड़ की तरफ देखा। तभी मुझे देखा कि एक सफ़ेद सा इंसान का जैसा कुछ आकृति था और वो हवा में हुर करते उड़ते हुए वो चला गया। मैंने इस बारे में दीदी और मेरे छोटी बहन से भी कहा, पर मेरे दीदी ने वो नकारते हुए कहा कि शायद कोई सफ़ेद रंग का उल्लू होगा, तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। ऐसा कहते हुए मेरी बातों को नकार दिया। पर मुझे उस समय बिल्कुल अच्छे से याद था कि वो कोई एक इंसान का ही आकार था, सफ़ेद रंग का। खैर, वो दिन तो ऐसे ही बीत गया। उसके बाद से दिन काल और हमारा समय सामान्य ही बीत रहा था। एक दिन वैसे ही मैं और मेरी दीदी बाज़ार में जाकर वैसे ही एक वीसीआर खरीद के लेके आए थे कि आज हम लोग देखेंगे। हमारे गांव में उस समय प्राय प्राय लोड शेडिंग होता ही था। मतलब कि जो बिजली था चला जाता था और एक बार जो बिजली चला जाए उसका कोई ठीक ठिकाना ही नहीं रहता था कि वो कब आएगा फिर से। कभी 1 घंटा,
कभी 2 घंटा, कभी तो 12-12 घंटा इलेक्ट्रिक नहीं आता था। खैर उस दिन मैं और मेरी दीदी ने वो चलचित्र का एक कैसेट खरीदा वीसीआर का, और उस रात को हम लोग चले गए काका के घर देखने के लिए। वैसे ही हम लोग देख रहे थे। चलचित्र देखते ना देखते आधा पिक्चर जैसे ही ख़त्म होने वाला था, तो वैसे ही लोड शेडिंग होने के कारण वो वहाँ पे बिजली कट गया और पूरा घर अंधकार में हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पर अगर लोड शेडिंग हो जाए या फिर बिजली चला जाए तो उसका कोई ठीक ठिकाना ही नहीं था। इसलिए हमारे वहाँ पे रहना भी कोई मायने नहीं रखता था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हमें अब घर जाना चाहिए। आधा पिक्चर तो हमने देख ही लिया है, आधा पिक्चर हम लोग कल आके देख लेंगे। तभी हमें लेने के लिए मेरे पिताजी भी काका के घर में आ ही चुके थे, और तब तक तो काका के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। पिताजी बातों पर ही मग्न हो गए, और दीदी ने भी कहा कि मैं पिताजी के साथ ही आऊँगी। घर हमारा ज़्यादा दूर नहीं था काका के घर से, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ, आखिर घर कितना ही दूर है, सामने ही तो है। तब मैंने मेरे पिताजी को इशारा करते हुए कहा कि मैं घर जा रही हूँ। तब मेरे पिताजी ने भी सिर हिलाते हुए इशारों में कहा कि ठीक है, और मेरी दीदी बहन से खेलने में व्यस्त हो गई और मैं रात के अंधेरे में निकल पड़ी। भले ही वो रात था, फिर भी चांद के उजाले से रास्ता में उतना ज़्यादा अंधकार नहीं था, इसलिए मैं चल पड़ी अपने घर की तरफ। चलते चलते मैं लगभग आधे रास्ते तक तो पहुंच ही चुकी थी कि तभी उस सुनसान से सड़क से और सामने से मेरी दीदी का आवाज़ आया कि प्रीति, प्रीति, 2 बार मेरा नाम लेते हुए। मुझे वो आज भी वो आवाज़ अच्छे से याद है। वो मेरा अपना दीदी का ही आवाज़ था। पर ये हो कैसे सकता है, क्योंकि अभी तो मैंने दीदी को काका के घर में ही छोड़ के आया है, और मेरी दीदी अगर बुलाती भी है तो वो पीछे से बुलाएगी, सामने से कैसे बुला सकती है वो। कि तभी मुझे बहुत ही डरावना सा एक हंसी सुनाई दी। वो हंसी तो थी मेरे दीदी का ही आवाज़, पर हंसी मेरे दीदी का नहीं, क्योंकि मेरी दीदी का हंसी जो है वो काफ़ी अलग होता था, पर ये हंसी जो था वो काफ़ी अलग सा था। आवाज़ भले ही मेरे दीदी का हो, पर वो हंसी कुछ और ही था। मतलब कि मेरी दीदी की आवाज़ में कोई और ही हंस रहा हो। तभी मुझे सामने जो बिजली का जो खंभा दिखाई दे रहा था, जो सीमेंट का खंभा हुआ करता था पहले, तो उस सीमेंट के खंभे के पीछे से वही सफ़ेद रंग का एक आकृति निकला, जैसे कि कोई धुआंधार आकृति हो। वो देखते ही देखते एक इंसान की आकृति में तब्दील हो गया, एक सफ़ेद आकृति। वो देखकर तो मैं काफ़ी दंग रह गई। वो देखते ही देखते धीरे धीरे कब मेरे इतने नज़दीक आ चुका था मुझे मालूम ही नहीं। मैं वो देखकर मैं जल्दी से भाग खड़ी हुई पीछे ही। मैं घूमकर काका के घर की तरफ ही भागने लगी, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो धुएंधार आकृति, वो सफ़ेद आकृति, वो मेरे पीछे ही है। कि तभी मुझे पिताजी रास्ते में ही मिल गए, और मेरी दीदी भी। तभी पिताजी ने मुझे कहा कि अरे तू तो घर जा रही थी ना, तो वापस क्यों आई? इतना कहते ही कि मैं पिताजी से कुछ कहता, उससे पहले ही पिताजी ने मेरे पीछे कुछ ऐसे अजीब सा देखा और मुझको एक हाथ से पीछे की तरफ खींच लिया। पिताजी के हाथ के धक्के के कारण मैं पिताजी के पीछे आ गई। तब मैंने देखा कि मेरे पीछे तो वही आकृति मेरा पीछा कर रही थी, और वो देखते ही देखते लंबा सा होने लगा। वो आकृति ने देखते ही देखते एक विशालकाय रूप धारण कर लिया था, और हमारा जो डिस्टेंस था वो काफ़ी कम था। वो दैत्याकार शरीर का सफ़ेद आकृति मैं, मेरी दीदी और मेरे पिताजी के सामने ही ठिंग
सा खड़ा था कि तभी मैंने मेरे पिताजी के मुंह से फुसफुसाने का आवाज़ सुना। तभी मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश किया तो मेरे पिताजी ने हनुमान चालीसा कहना शुरू कर दिया था। हनुमान चालीसा का पाठ मेरे पिताजी को पूरा आता था, इसलिए वो बहुत ही मधुर मधुर आवाज़ में, बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। तभी अचानक से वो बड़ा सा आकृति 10 कदम पीछे अचानक से चला गया और हम पीछे पीछे उस आकृति के पीछे पीछे जाने लगे, क्योंकि वो रास्ता हमारे घर के तरफ ही जाता था। देखते ही देखते वो सफ़ेद आकृति पीछे पीछे जाते जाते एक एक घर था हमारे गांव में, एक बहुत ही पुराना घर। वहाँ पे एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के घर के पास से जैसे ही वो सफ़ेद आकृति जैसे ही गुजरा, वो सफ़ेद आकृति तो हवा में ही गल के वो गायब हो गया। वो हम लोगों ने दृश्य जो देखा, हम तीनों ही बहुत ही डर चुके थे। हम लोगों ने आके माँ से ये बारे में बात किया। वो रात तो वैसे ही बीत गया। उसके बाद से वो आकृति हमें कभी दिखा ही नहीं और हम उसके बाद से काका के घर में कभी अकेले जाते भी नहीं थे। यही था मेरा कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरा नाम परमिला, मैं कूच बिहार से। मैं आज जो आपके सामने कहानी कहने जा रही हूँ, ये उस समय का है जब हर घर में ऐसा शौचालय का सुख सुविधा नहीं था। तब हमें शौचालय करने के लिए तो काफ़ी दूर जाना पड़ता था। वो भी हम जैसे महिलाओं के लिए तो काफ़ी मुश्किल ही हुआ करता था। तभी हमारे जो गांव था, हम पहले कूच बिहार में नहीं रहते थे। पहले मैं दार्जिलिंग में रहती थी। ये उस समय का घटना है। एक समय था जब मैं और मेरी चचेरी दीदी ऐसे ही शौचालय के लिए निकली थी रात को। तभी मेरे हाथ में एक लालटेन था, हरिकेन। वो लालटेन मैंने लिया हुआ था और मेरी दीदी सामने सामने मेरे चल रही थी। तभी शौचालय के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। एक ग्राउंड था। उस ग्राउंड में जाने के बाद उस ग्राउंड के कोने में एक लड़कियों के लिए एक शौचालय बनाया हुआ था। उसे हम शौचालय भी क्या कहें। उस समय वहाँ पर 4 बांस जो होते थे, उस बांस गड़े हुए होते थे, तो उस चारों बांस को एक बोरियों से घेरा हुआ करता था। तो हमारे लिए उस समय वही शौचालय था। तभी मैं और मेरी दीदी वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद तो मेरी दीदी ने मेरे हाथ से वो लालटेन ले लिया और शौचालय में ही उस लालटेन को लेकर वो चली गई और मैं बाहर खड़ी रही। दीदी अंदर से बात करती और मैं बाहर से। मैं बाहर रात के अंधेरे में देखती ऊपर आसमान की तरफ, फिर पहाड़ की तरफ देखती। दरअसल पहाड़ी इलाका में रात के समय देखने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि पहाड़ में जब भी हम देखते थे तो पहाड़ में जितने भी घर होते थे तो सभी के घर में जो रोशनी होती थी, तो बहुत सारा घर, इसलिए बहुत सारा रोशनी, इसलिए दूर से देखने में कुछ दिवाली से कम नहीं लगता है पहाड़। मुझे वो दृश्य काफ़ी अच्छा लगता था, इसलिए मैं वहीं पे एकटक देखते हुए बात कर रही थी कि तभी हम जिस गांव से होते थे तो उस गांव की तरफ से कुछ धुएंदार मुझे छोटा सा दिखाई तो दिया, पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उसमें। मैं और मेरी दीदी लगातार बात ही कर रही थी। दीदी मेरे साथ बात कर रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा चंचल भी थी, क्योंकि मैं बात करते करते कहीं दूर ना चली जाऊं। इसलिए दीदी बार बार मुझसे कहती रहती कि दूर मत जाना, वहीं पे रहना। और तभी मैंने देखा कि एक धुएंदार सा आकृति, कुछ अजीब सा था वो धुआं, कुछ आम सा धुआं नहीं था वो धुआं कुछ अजीब सा ही था। किसी का धूम्रपान का धुआं भी नहीं था वो, किसी के खाना बनाने के समय जो धुआं निकलता है वैसा धुआं भी नहीं था। कुछ अलग ही बात था उस धुएं में। एक घुमावदार धुआं, कभी
कभी कभी तो लगता है कि वो धुआं कहीं इंसान का आकार तो नहीं ले रहा है। कभी कभी फिर वो धुआं जैसा बनता, कभी कभी छोटा सा गोल आकृति ले लेता, फिर कभी कभी फिर से वो एक इंसान का आकृति ले लेता। कभी कभी लगता कि वो इंसान की आकृति लेकर फिर रास्ते में चलता। मैं काफ़ी देर से उस धुएं में देख रही थी और दीदी से बात ही कर रही थी कि तभी वो धुआं एकटक ऊपर उड़ने लगा और हमारे ऊपर से ही 3-4 राउंड जैसे वो घूम रही थी। तभी मैंने उस धुएं के बारे में दीदी से कहा कि देखो दीदी, मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ कि ये धुआं तब से कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। तभी दीदी शौचालय के अंदर से ही ऊपर की तरफ देख रही थी। दरअसल दीदी के ऊपर खुल्लम खुल्ला होने के कारण वह अंदर से भी सब कुछ देख सकती थी। उस धुएं को दीदी ने भी देख लिया कि तभी दीदी के मुंह से एक आवाज़ आया कि हे भगवान, कोई मर तो नहीं गया। दीदी के इतने कहते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि दीदी ने ऐसा क्यों कहा। मैंने पूछा भी दीदी से कि क्यों दीदी, ऐसा क्यों कहा आपने? पर दीदी ने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं। बस ऐसा कहते ही दीदी ने उस बात को टाल दिया। तभी दीदी का शौचालय भी हो चुका था और हम वापस घर जा रहे थे कि तभी वहाँ पे देख रहे थे कि हम घर की तरफ जब जा रहे थे तो दार्जिलिंग में प्राय प्राय सभी के घर में एक न एक कुत्ता तो होता ही था। तभी से अचानक से पता नहीं सभी कुत्ते एक साथ रोने लगे। वो दृश्य काफ़ी डरावना सा था। तभी मुझे काफ़ी डर लगने लगा कि आज कुछ अजीब सा ही रात है। खैर हम जाके सो गए। अचम्भा सा तो तब लगा जब हमें पता चला सुबह उठकर कि जब मेरी माँ ने मुझे उठाने के लिए आया तो मुझे पता चला कि हमारे गांव में ही एक बहुत ही बूढ़े इंसान रहते थे। बहुत ही बूढ़े, बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, उनका देहांत हो चुका था। तभी मुझे रात के समय दीदी ने जो कहा था वो याद आया और मैंने दीदी से कहा कि देखा दीदी, आपने कहा था ना कि कोई शायद मर गया है, सचमुच मर गया है। मुझे उस समय सच कहता हूँ कि उस समय इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो कुत्ते का रोना, दीदी ने वैसा क्यों कहा, आस्ते आस्ते मुझे समझ में आ गया कि वो धुएंदार जो आकृति था वो घड़ी घड़ी इतना अचम्भा सा क्यों था। वो धुआं इतना अलग सा क्यों था, कभी कभी वो इंसानी रूप क्यों ले रहा था। वो धुआं एक्चुअली वो धुआं था ही नहीं, वो तो उसी मृत वृद्ध इंसान का आत्मा था जो उसके घर से निकलते हुए बाहर जा रहा था। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा आज का कहानी। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।